22 जनवरी का दिन अहम दिन है। ये बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी के संयुक्त प्रयासों से जन जन तक पहुंचा दिया गया है। और इससे पहले लगातार ये भी माहौल बनाया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में ये शुभ घड़ी आई है। इसमें विधि विधान का ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया है, ये धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक आयोजन बना दिया गया है, ये सब बहस जारी है। विपक्ष को इन सभी बहसों से ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, इस बात में भी कोई दो राय नहीं दिखती है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में खास करके एक बड़ा ऐलान मायावती ने भी कर दिया है। उनका कहना है कि बसपा आम चुनाव में अकेले लड़ेगी। सपा, कांग्रेस और मोदी सरकार सबको मायावती ने आड़े हाथ लिया है, निशाने पर लिया है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है तो पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी 22 जनवरी को सद्भावना मार्च निकालने वाली है। आम चुनाव में ये अलग अलग प्रयास क्या विपक्ष को मजबूत दिखाते हैं? क्या बसपा का अकेले चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा और विपक्ष के सपनों पर पानी फेर देगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो मायावती ने क्या बिगाड़ दिया है विपक्ष का खेल, और विपक्ष जो अलग अलग प्रयास करते हुए दिख रहा है, और इसीलिए कुछ और सवाल मिलते जुलते हैं। आइए देख लेते हैं स्ट्रेट टॉक के ये सवाल क्या है आज के। क्या यूपी में आम चुनाव में बसपा विपक्ष को कमजोर कर देगी? क्या बीजेपी बसपा के अकेले लड़ने से और मजबूत हो जाएगी? क्या विपक्ष एक सीट एक उम्मीदवार वाला फॉर्मूला बनाता दिख रहा है? और क्या ममता, नीतीश, केजरीवाल, राहुल गांधी की विपक्षी नेता की भूमिका संदेहास्पद बनी हुई है? इन तमाम सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है। आइए स्ट्रेट टॉक में उनका स्वागत कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजीव चंदन जी। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत स्ट्रेट टॉक में। और ताहिरा हसन, जानी मानी पॉलिटिकल एनालिस्ट, भी हमारे साथ आज जुड़ रही हैं। ताहिरा मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक में। और शुरुआत ताहिरा मैम मैं आपसे ही करना चाहती हूँ। ये तमाम जो मैंने अपनी प्रस्तावना में बातें रखी हैं, अगर इन सभी पॉलिटिकल सिचुएशन या फिर एक्टिविटीज़ को हम समझने की कोशिश करें और बात उत्तर प्रदेश से शुरू की जाए, तो आप क्या देख पा रही हैं? मायावती का ये जो ऐलान है, क्या बीजेपी के लिए बड़ी राहत और विपक्ष को एक बड़ा झटका, ये माना जाए? देखिए, उत्तर प्रदेश जाहिर है, उत्तर प्रदेश जी सबसे बड़ा प्रदेश और दिशा दिल्ली गाड़ी देश से जाती है। यहाँ पर जाहिर है जी का जो ये नहीं लगता कि आवाज की कोई दिक्कत आ रही है। आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है मैम। तो मैं चाहती हूँ संजीव सर से इसी प्रश्न का उत्तर समझने की कोशिश की जाए। संजीव सर, आप कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में ऐसे जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, इस पर आपका आकलन क्या है? देखिए नेहा, यदि निश्चित तौर पे बीएसपी साथ होती और इंडिया गठबंधन में साथ साथ इन लोगों ने चुनाव लड़ा होता तो फायदा होना ही था ये, क्योंकि पैन इंडिया पार्टी है बीएसपी, कैडर बेस्ड पार्टी है बीएसपी, और बीएसपी में वोट ट्रांसफर की क्षमता है बहुत हद तक। तो इस लिहाज से और उत्तर प्रदेश में तो असर होता ही होता, इसके अलावा भी असर होता। लेकिन यदि वो अलग चुनाव लड़ रही हैं तो जिस तरह का इंडिया गठबंधन का स्वरूप है नेहा, वो ये स्थितियां थोड़ी बहुत और भी अभी आनी बाकी है, होंगी। जैसे जैसे सीट शेयरिंग की बात आती है, उसके फॉर्मूले सामने आते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये स्थिति सिर्फ इंडिया गठबंधन के साथ ही होने वाला है। एनडीए के साथ भी बहुत सारी मुश्किलें, दुस्सवारियां होने वाली है, भाजपा के साथ भी होने वाली है। अभी राममय जो माहौल है उससे थोड़ा भाजपा को निकलने दीजिए, और जब सीट शेयरिंग की तरफ बढ़ेंगे वैसी आवाजें आने भी लगी हैं। आप जानते हैं बिहार में लोजपा उनका एक बड़ा सहयोगी दल है, दोनों ही घटक पारस और चिराग पासवान जी, तो वो दोनों ही घटक अपने अपने हिसाब से 6-6 सीटें मांग रहे हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी मांग रही है। वहां महाराष्ट्र में भी वही स्थिति है। महाराष्ट्र में
गुट का अपना दबाव है, अजित पवार गुट का अपना दबाव है, तो ये स्थितियां आएंगी और इससे ये दोनों गठबंधनों को निपटना होगा। बसपा के बाहर आने से मैं नट एंड शेल में कहूं तो इंडिया गठबंधन को जो दलित वोट बैंक है, क्योंकि उनमें से जो सबसे बड़ा नैरेटिव जाएगा वो ये कि कांग्रेस के अध्यक्ष को छोड़ करके, और यदि ये प्रकाश अंबेडकर को संभाल पाते हैं महाराष्ट्र में तो वेल एंड गुड, अभी तक संभले हुए। यदि वो भी बाहर चले गए और बसपा भी बाहर चली जाएगी तो फिर हो जाएगा, जो नैरेटिव बनेगा वो ये कि इंडिया गठबंधन में कोई भी बड़ा दलित कद्दावर नेता नहीं है। तो उसके नुकसान की भरपाई को एक कैसे देखते हैं, कितना अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला काम करेगा, ये एक टेस्टिंग का मसला होगा। जी जी। लेकिन जब बात दलित नेता की या चेहरे की आती है तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को इसका फायदा नहीं, कांग्रेस नहीं उठा पाएगी उनके चेहरे का? देखिए, थोड़ा सा संकट तो है। निश्चित तौर पे गद्दावर नेता हैं, बहुत लंबे दौर तक कांग्रेस की राजनीति में रहे हैं, कर्नाटक में उनका बड़ा होल्ड है और शुद्ध रूप से अम्बेडकराइट भी है जी। तो ये, और आपने देखा कि अध्यक्ष बनने के बाद कई सारी जो कूटनीतियों के स्तर पे उनकी सफलताएं भी रही, खासकर राजस्थान में वो सॉल्व करने में, सचिन पायलट और उनके बीच के जो संघर्ष को, गहलोत जी के संघर्ष को जी, तो वो इस मायने में तो बेहतर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ इंडिया में खास करके जहां भाजपा से सीटें इनको छांटनी है तभी इंडिया गठबंधन, क्योंकि वो ऑलरेडी साउथ में तो भाजपा कमजोर है, तो जहां लेकर आना है तो वहां मुझे नहीं लगता कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो भरपाई कर पाएंगे। दलित चेहरा तो होंगे, उसकी चर्चा होगी, लेकिन मायावती की भरपाई कर पाएंगे या किसी और लोकल छत्रप जैसे जीतन राम मांझी की भरपाई कर पाएंगे, ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। एक, और दूसरा कि कांग्रेस के भीतर भी थोड़ा सा मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति पूर्ण समर्पण की जरूरत, उनके छवि निर्माण की ज्यादा जरूरत होगी यदि आप दलित चेहरे को सामने लेकर आते हैं। तो कांग्रेस में पूर्ण, आप जब बात कर रहे हैं कि पूर्ण जो है कोशिश की या फिर प्रयासों की जरूरत है, तो ये क्या पूर्ण प्रयास नहीं हो रहे? क्या आपका इशारा ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी की? मैं आपको एक रिवील करता हूं आज, क्योंकि बहुत दिन हो गया और कांग्रेस ने उसको जारी नहीं किया है और एक फोटो आ चुका पार्टिसिपेंट्स के बीच में से, तो अब मैं रिवील कर सकता हूं ओपनली। तो राहुल गांधी ने कुछ पत्रकारों से मुलाकात की थी जो अभी तक सामने नहीं आया है। तो वो 6-7 लोग थे और ओबीसी और दलित पत्रकार थे, मेरे 2 मित्र भी थे उसमें। तो उनके सामने ये बात रखी गई थी जो मैंने थोड़ा अलग तरीके से कहा, लेकिन वहां सीधे सीधे कहा गया था कि राहुल जी, आपके यहाँ खड़गे जी को पहले तो आप अध्यक्ष तो मान लीजिए, यानी आपकी पार्टी तो मान ले। तो राहुल जी के लिए ये चौंकाने वाला प्रसंग था और बहुत कायदे से, वो तो 2.5 घंटे मीटिंग चली थी, वो कोई कटसी मीटिंग नहीं थी, राहुल जी की तरफ से कॉल था। तो उनको बताया गया कि कैसे रायपुर कन्वेंशन में खड़गे जी का भाषण बहुत ही शानदार था जी, जाति के स्थान पर, क्योंकि सामाजिक न्याय के नैरेटिव पे, और आपने देखा कि तीनों चुनाव जो है रायपुर कन्वेंशन के बाद सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ही राहुल जी ने उसको सेंटर में रखा था। तो उन्होंने राहुल जी को जिज्ञासा हुई, राहुल जी ने पूछा कि कैसे, तो उन्होंने बताया कि आप अपना प्रेस नोट देखिए। तो प्रेस नोट जो कांग्रेस का आधिकारिक रूप से जारी हुआ था उसमें खड़गे जी को उतना इंपॉर्टेंस नहीं था जितना जितना बढ़िया भाषण था उनका। अब वो अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष को, और राहुल जी उन्होंने एग्री किया और आगे भी कहा कि हम ऐसी चीजों को देखेंगे। राहुल जी बहुत हार्टेडली लोगों से मिलते हैं, लंबी बात की है। उसमें एक और बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ, वो बहन जी से रिलेटेड है। राहुल जी ने कह दिया कि बहन जी ब्राह्मणवादी हो गई है, खुद ही ब्राह्मणवादी हो गई है। तो उस पर एक पत्रकार मित्र रिएक्ट कर गए और उन्होंने कहा कि यह आपकी ब्राह्मणवादी दृष्टि है कि आप जो है एक दलित महिला के संघर्ष को, राजनीतिक संघर्ष को, सामाजिक संघर्ष को नहीं समझ पाए अभी तक। तो इस शब्दावली में आपको बहन जी से आप करेंगे तो मुश्किल होगा जी, बहन जी को चुनौती देना मुश्किल होगा। राहुल जी ने शायद इसको भी समझा। आज मैं पहली बार आपके यहाँ ओपन कर रहा हूँ। मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि मायावती की जिस तरह की पॉलिटिक्स दिख रही है
और जिस तरह की उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो बिल्कुल आ जाएंगी इंडिया गठबंधन के साथ, लेकिन फिर वो अपने जन्मदिन के दिन ये ऐलान कर देती हैं कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगी, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, जबकि ये बिल्कुल कोई भी इससे इनकार नहीं कर रहा है कि अगर वो अकेले लड़ती हैं तो अपनी पार्टी को कितना बचा पाएंगी और क्या फिर उनको इसके बाद कोई मौका भी मिल पाएगा। ताहिरा मैम। जी बिल्कुल, देखिए मैं कहती हूँ कि मायावती जी से जितने बड़ी उम्मीदें थी, जाहिर है दलितों को, ओबीसी को, महिलाओं को, अभी तो मायावती जी से बहुत उम्मीदें थी। मायावती जी उन तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया जी। देखिए जो काशीराम का एक पूरा मिशन था, काशीराम जी का, उस मिशन को जो उन्होंने पूरा एक खड़ा किया था, उससे कहीं भीतर चली गई मायावती जी। इस समय वो स्ट्रेंथन किसको करेंगे? वो स्ट्रेंथन करेंगी भाजपा को थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत डेट करेगी, क्योंकि दलित भी इस बात समझ रहा है, किसी भी समझ रहा है। लेकिन हाँ, मायावती को इससे इनकार नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश में जाटो वोट अभी भी मायावती के साथ इंटैक्ट है। मैंने अभी 4-5 दिन पहले भी एक एरिया में जाके बातचीत की थी, तो वो भी मतलब जो लोग थे दुखी थे, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वो मायावती को वोट नहीं थे। तो ये कहीं ना कहीं वोट थोड़ा सा काटेगा, और ये वोट जो है तो फिर कटेगा। जब सेकुलर वोट कटते हैं देखिए, तो इसका फायदा तो कहीं ना कहीं भाजपा को ही मिले। तो मुझे लगता है कि ये बहुत मतलब मायावती का जो डिसीजन है, इसको जो पढ़े लिखे दलित और लोग देख रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि मायावती जी जो एक इतनी मेहनत से इतने बड़े विजन के साथ काशीराम ने अम्बेडकर के पूरे थ्योरी जिसको प्रैक्टिकल में बदला था, उस चीज की तरह से मायावती में स्मार करनी, ये बहुत दुखद भी है। देखिए मैं उत्तर प्रदेश में इसको बहुत दुखद समझ रही हूँ कि जो कुछ हो रहा, क्योंकि अखिलेश तो पहले से नहीं चाह रहे थे कि मायावती आए। कांग्रेस विलिंग, नो डाउट कि कांग्रेस विलिंग थी, और बार बार देखिए अभी कुछ दिन पहले अखिलेश बड़े स्वर में पूछा था, राहुल गांधी से कांग्रेस से सवाल किया था कि आप क्लियर कीजिए कि आप मायावती के साथ जाना चाहते, तो नहीं चाहते थे कि मायावती जुड़े। मुझे लगता कहीं ना कहीं अखिलेश खुश होंगे, लेकिन ये इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, अच्छा समाचार नहीं मानती हूँ। कहीं ना कहीं गठ होगा, 1% वोट भी मायने रखता है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो कांग्रेस का रोल तो देखिए ठीक है, जो कांग्रेस है वो बिहार में जैसे अभी बताए कि संजीव जी, वहां पर नीतीश और ठाकुर इन लोगों का जो मिलकर चल रहे हैं, तो वहां पर इतना आसान नहीं है भाजपा के लिए कि वो भाजपा से बहुत वो कर सके, एक हेड ऑन ले रहे हैं पोजीशन। लेकिन यूपी में जो हम सोच रहे थे कि हेड ऑन लेंगे, जो कि सब मिल जाएंगे, जब ओबीसी, दलित और मुस्लिम और प्लस इधर इसके कुछ ये ब्राह्मण वोट भी लाएंगे, तो एक अच्छा हेड ऑन होगा भाजपा के साथ, एक मजबूत विपक्ष खड़ा होगा। वो मुझे अपने आप बनता नहीं दिख रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रति उसमें कंटेस्ट पे ये बात जी। और जिस कैडर की बात कर रहे हैं, संजीव सर भी बोल रहे हैं कि पैन इंडिया, आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि मायावती का जो कैडर है वो अभी भी अगर सिर्फ एक आदेश का इंतजार करता है और अभी भी पूरी ताकत से जूझ जाता है, जो कि कांग्रेस हमेशा इसके लिए तरसती रही है, तो पूरे देश में भी कमोबेश कुछ ना कुछ नुकसान जो है वो विपक्षी एकता को पहुंचा सकती है। हाँ बिल्कुल, मायावती, मैंने कहा ना, मैंने तो कहा 1%, आधा % वोट भी बहुत कुछ बदल देता है। तो यहाँ पे मायावती के साथ मैंने कहा कि जाटो वोट, मैं बहुत साफ पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में अभी भी जाटो जो है वो मायावती जी के साथ है। महिलाएं मैंने बात करके देखा, उनको इतना कुछ पता क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम हमारी नेता जो है वो बहन जी हैं, बिल्कुल उन्होंने हमें खा के जीना सिखाया है। तो ये देखिए ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं दुखी हूँ मायावती के इस स्टेप से, मैं दुखी हूँ। मैं पर्सनली, मुझे लग रहा है कि जो काशीराम ने एक पूरा विजन के साथ चीज खड़ी की, इतना मजबूत बीएसपी को बनाया था, उसको मायावती जी किधर ले जा रही है, आई डोंट नो।
एक बात ये भी कही जाती है संजीव सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि मायावती के इस फैसले, एकला चलो फैसले के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ईडी और सीबीआई का उन्हें डर सता रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि जो बात है वो बिल्कुल ये है कि वो अपने पार्टी का जो जनाधार है वो मजबूत बनाए रखना चाहती हैं। देखिए नेहा, जब ऐसी स्थिति आती है कि राजनीति को समझने के लिए, तो मैं अक्सर अक्सर चला जाता हूं इतिहास में। और संयोग से, संयोग भी और कहिए कि इरादतन भी, अभी मधु लिमये की किताब मुझे दिख गई। तो मधु लिमये ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पे वो किताब छपी थी 1986 में। और आप जानते हैं, बड़े समाजवादी नेता थे और बड़े अच्छे आइडियोलॉग थे, लोहिया के साथ काम करने वालों में उनकी किताब है। वहां मैं देख रहा हूं तो ऐसे सवाल हमेशा उठते हैं। जब भी उस समय तो ये तो कोई प्रश्न, बड़ा प्रश्न नहीं है, ऐसे है तो बड़ा प्रश्न इस लिहाज से कि वो डिक्टेटरशिप जिस तरह से देख रहे हैं हम मोदी जी और अभी के भारतीय जनता पार्टी सरकार की, लेकिन फिर भी वो उस वक्त का जो दौर था वो सीधे सीधे अंग्रेजों से आजादी का प्रसंग था। वहां जनभावना ज्यादा जुड़ी थी जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर निर्णय ले रहे थे जी। और उस वक्त होता ये रहा कि उस बाइनरी के बीच में वो अलग जगह लेते थे। कई बार सहयोग की भी स्थिति में जाते थे। और सबसे क्रूशियल पीरियड में 1942 में वो जिन्ना के साथ, जिन्ना ने कहा कि मुक्ति का मामला है, जब कांग्रेस सरकार से बाहर आ गई थी वायसराय के मंत्रालय से, तो उससे के साथ इत्तेफाक रखते थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और उन्होंने वहां रहकर बहुत बड़े बड़े काम किए उन दिनों में उन्होंने। फिर वो अलग हुए तो वो लेते थे इस तरह के निर्णय। तो दलित राजनीति को समझने के लिए वो इन चीजों को जानना समझना ज्यादा जरूरी है। ताहिरा आपा जो कह रही हैं उससे थोड़ा सा मैं असहमत हूं। वो असहमत ये हूं कि काशीराम जी को का भी कोई अलग राजनीति उनकी नहीं थी। काशीराम जी भी यही करते हैं। उनका एक बड़ा लंबा इंटरव्यू है एक मीडिया हाउस में, उसको भी देखे जाने लायक है। एक तो वो उनका ही ये शब्दावली है नागनाथ और सांपनाथ वाला, जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस सांपनाथ है और ये एक नागनाथ है। हालांकि एग्जैक्ट ऐसी स्थिति अब नहीं रह गई, अब तो स्थिति दूसरी हो गई है जी। फिर भी तो वो अवसरों का इस्तेमाल करते थे। अब चूंकि बहन जी ने बहुत सारे फॉर्मूले अपना लिए, बसपा ने कई सारे फॉर्मूले अपना लिए हैं, तो ये एक फॉर्मूला इस बार अपनाने की कोशिश है। इसमें ईडी सीबीआई का प्रसंग, विपक्ष के लोग बाबा साहब के घर पे हमले तक हुए थे, कांग्रेसी उनसे बहुत नफरत करते थे, समाजवादी भी करते थे। उस समय लिखने कहते हैं कि मैं एक छात्र के तौर पे था, उसमें तो नेता भी हो गए थे 42 तक आते आते, तो मैं बड़ा अलग तरीके से देखता था डॉक्टर अम्बेडकर को भी और जिन्ना को भी जी। तो ये चीजों को समझने की ऐसी स्थितियां हर बार आती हैं। तो आज बहन जी के ऊपर यदि हमलावर स्थिति में ये विश्लेषण है, मैंने कल मुझे फोन ही आया, मैंने बात की, पीडी टंडन है और वहां बड़े आयोजन भी कराते रहते हैं पूर्वी यूपी में, और जाटव से आते हैं। तो बहन जी के सपोर्टर हैं, बड़े दुखी हैं इस निर्णय से। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि होगा क्या, तो उन्होंने कहा कि भाई जाटव बोर्ड जो है अंततः जाएगा वही बहन जी। तो ये आकलन जो ताहिरा आपा कर रही है वो आकलन सही कर रही है जी। तो बहन को लेकर के ऐसी राय बनाना, हमलावर राय बनाना, या ये जो कांग्रेस के समर्थक, हम जैसे पत्रकारों के भीतर भी ये चीजें इस तरह के विश्लेषण आते रहते हैं। अभी अखिलेश बाहर जाएंगे तो अखिलेश डर गए, ममता बनर्जी बाहर जा रही हैं तो ऐसा नहीं, एक बड़ा गठबंधन के भीतर ये चीजें, ये इंटरेस्ट होगा नेहा जी। और इसे एक जो है एक सामान्य राजनीति की तरह देखना चाहिए। बहुत ज्यादा आलोचनात्मक जो है इस फैसले को मायावती अटैक नहीं करने चाहिए। और अखिलेश जी ने दरवाजा बंद कर रखा था। अखिलेश ने अल्टीमेटम दे दिया था कांग्रेस को कि आप तय कर लीजिए। तो इस बार ओबीसी, कांग्रेस भी यहाँ एक तरफा स्थिति बन रही है। इस बार ओबीसी को टारगेट किया है, तो ओबीसी पर ही टिके हुए हैं ये लोग। देखिए बिहार में अभी आपा पूछ रही थी कि क्या होगा, एक सेकंड में मैं लूंगा। तो लालू जी और नीतीश जी का आना, दो नेताओं का आना नहीं है सिर्फ। लालू जी का अर्थ होता है मुस्लिम और यादव, बड़ा चंक 32% जी। और नीतीश जी के आने से होता है कि जो अति पिछड़ा जमात है वो। ये स्थिति यूपी में नहीं है। यूपी में अखिलेश जी ने ऐसी स्थिति नहीं बनाई है कि वो अति पिछड़ों के बीच भी, वहां मुसलमान और यादव तो हैं उनके साथ जी। लेकिन तो ये स्थिति है, वो उनको बनाना पड़ेगा। ताहिरा मैम, आप कैसे देखती हैं? नहीं, बिल्कुल, उन्होंने अपने जन्मदिन पे ही ये स्टेटमेंट भी दिया था,
जब उन्होंने कहा वो अकेली जाएंगी, तो उसी दिन उन्होंने ये भी कहा था कि उनको निमंत्रण मिला है लेकिन वो नहीं जाएंगी राम मंदिर के उसमें। और ये भी कहा था कि ये 5 किलो राशन बांटा जा रहा है, ये पूरी तरह से गुलामी में लाया जा रहा है लोगों को। तो जाहिर है ये तो स्टेटमेंट मायावती जी का जो है राशन वाला, इस पे भाजपा ने कुछ नहीं कहा, ये बहुत बड़ी बात है। यही मैं कह रही हूँ, भाजपा ने राहत की साथ दी कि मायावती जी अकेले जा रही हैं। इसलिए मैंने आप जाटो वोट के साथ इंटैक्ट है, फिर और वोट उसमें जुड़ जाता है। जब मायावती लड़ती दिखती है तो मुसलमान भी देता है, मुस्लिम बहुत ज्यादा वोट दे चुका है मायावती जी को। और मायावती जी को एक समय में तो मुस्लिम यानी तो ओबीसी ये पूरा बनने का कवायद भी चली थी उत्तर प्रदेश में जी, नहीं पाया। लेकिन तो जाहिर है कि वो भाजपा भी राहत की सांस ले रही है और विपक्ष भी सोच रहा है कि चलो वो विपक्ष में मैं कह रही हूँ अखिलेश यादव को, जो भी संजय ने कहा वो मैं मानती हूँ कि वो ना तो ओबीसी छोड़ पा रहे हैं, ना मुस्लिमों को ही जोड़ पा रहे हैं। इस बार समझिए मुस्लिम बहुत नाराज है अखिलेश यादव से, और तो जाहिर है उनसे दूरी। तो इस समय वो किसको जोड़ रहे हैं? उनके यादव भी मैं कहती हूँ कुछ % लोग कह रहे हैं भाजपा में चले जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश में लोग ये आकलन कर रहे हैं। तो आप ये तो इसमें जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बिहार की तरह देखिए कि बिहार का दूसरा है, जैसे ये लालू बहुत जबरदस्त तरह से इंटैक्ट है मुस्लिम और यादव अति पिछड़ा नीतीश जी के साथ है। तो ये जो एक उनका कॉम्बिनेशन है वो बहुत डिफरेंट है। वोट बैंक अभी इंटैक्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। मुलायम सिंह यादव तो बनाया था MY, उन्होंने भी बनाया था मुस्लिम यादव, लेकिन उनके यादव भी कुछ छिटक गए अखिलेश के आते रहते। और मुस्लिम मैं कहती हूँ इस बार काफी जाएंगे। 22 में टोटल मुसलमानों ने 100% में नहीं तो 95% तो दिया ही था। इस बार मुस्लिम काफी अलग जाएंगे, मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ जाएंगे। और अगर मायावती जी मिलकर लड़ती, मैं फिर रिपीट करती हूँ, अगर मायावती जी इंडिया का गठबंधन का पार्ट होती तो जगह जगह मुस्लिम ओबीसी उनकी तरफ भी जाते जहां उनका कैंडिडेट जीत रहा हो। लेकिन मायावती इससे अपने पार्टी को भी कोई पोजीशन नहीं दे पाएंगी। बिल्कुल सही कहा ने आपने, लंबे समय से न सपा न बसपा नहीं है पार में, और कांग्रेस का तो छोड़ दीजिए कब पार में। ये पूरी तरीके से पकड़ के बाहर लोग हैं, इनके कुछ कैडर चटक जाएंगे, आप देखिएगा। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश तो में जी, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो मौजूदा स्थितियां जो है बीजेपी को ही ज्यादा मजबूत दिखाती हैं। कांग्रेस की बात संजीव सर ने करी, और फिर अभी जो आपकी बातों से ये स्पष्ट हो गया है, और संजीव सर ने स्वयं ये बात जोड़ा भी है कि अखिलेश की जो पॉलिटिक्स है वो भी अति पिछड़ों को अपने साथ ला पाने में लगातार नाकाम दिखती रही है। जी ताहिरा मैम। और एक चीज और करने की है कि यूपी में कांग्रेस के पास कैडर बिल्कुल नहीं है, खस्ता हाल में है। यूपी में लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है कैडर अखिलेश के पास है, लेकिन उस तरह से यूज नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना, अखिलेश मायावती को भी इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया, उनके खिलाफ भी हो गए, कांग्रेस से भी नहीं बना पा रहे हैं। तो जो अखिलेश जिस तरह से चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये किसी इश्यू पे बोलते नहीं, ना दलितों के इश्यू पे बोल रहे हैं, ना ओबीसी के बोल रहे हैं, ना मुस्लिम के बोल रहे हैं। तो आप नेता किस चीज के? अति पिछड़ों को हम अति पिछड़ों के नेता है, पिछड़ों के नेता। तो लिप सर्विस से कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। संजीव सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की दिख रही हैं, क्या इस बात की पूरी संभावना है कि 22 जनवरी के बाद किसी भी दिन चुनाव का ऐलान किया जा सकता है? क्योंकि एक फेवरेबल कंडीशन बीजेपी के सामने तो मौजूद है। नहीं, बजट तो करेंगे वो, मिनिमम अंतरिम बजट आएगा और वहां भी लोक लुभावन चीजें होंगी। और इसके अलावा सीए अभी चर्चा छेड़ी है, तो पता नहीं रुक तो नहीं जाएगी जी। तो सीए एक प्रकार भी, क्योंकि अभी तो ये एक पॉजिटिव नोट है ना, ये राम मंदिर बनना एक तरह का पॉजिटिव नोट है। हमारे लिए नकारात्मक है इतिहास से लेके, लेकिन उनके लिए पॉजिटिव नोट है, जनता के बीच भी जाएगा।
लेकिन एक विलेन को अभी और तैयार करना है, जो मुसलमान उनका एवरी टाइम बॉक्सिंग बैग है, तो वो सीएए से तैयार हो जाएगा। वो अब राम मंदिर से मुसलमान विलेन बैग नहीं तैयार होगा, क्योंकि वो तब दौर था जब बाबरी जीवित थी और उस वक्त वो शहीद नहीं हुई थी, तो उस वक्त का प्रसंग है जब इधर शहीद नहीं किया गया। अब तो ये किया, अब तो हो चुका, तो ये प्रसंग है। दूसरी बात की सही है कि ये मिलकर लाने का मैकेनिज्म मुझे लगता है कि वहां उसमें चीजें फेल हुई हैं। बहन जी का अपना डिसीजन भी है, और ये जो बात जो उन्होंने कही वो बहुत ही पेनिट्रेटिंग है कि ये गुलाम बनाने का, गरीबों को गुलाम बनाने के लिए 5 किलो का दिया जा रहा है जी। और इस पे दोनों का नहीं आना, मैंने बीजेपी का भी नहीं आना और कांग्रेस का भी नहीं आना। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सत्ता में है। बहन जी के लिए बोलना तो मुफीद है, वो बोल सकती हैं ऐसा, क्योंकि वो सत्ता में कहीं नहीं है, कोई भी सरकार उनकी कहीं पे वो अनाज वाला पोजीशन पे नहीं है, और है मारक क्षमता इसमें। तो यदि इसको अलग तरीके से कांग्रेस ने भी इसको कैरी किया होता तो बेहतर होता। बीजेपी इसलिए खास करके चुप है कि वो प्रधानमंत्री यदि इस पे बोल देंगे तो चर्चा और तेजी से पेनिट्रेट करेगी, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि कम से कम जो उनका कैडर है वो ले जाने में सफल होगा बीएसपी का लोगों के बीच में, कि 5 किलो पर अपनी स्वतंत्रता मत बेचो, अपनी आजादी मत, जो काशीराम जी ने हासिल किया, जो बहन जी ने हासिल किया, उसको खत्म मत करो। तो क्या कहीं इसी नारे से क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाएंगे उत्तर प्रदेश में? ये कितना नारा बनाएंगी वो सवाल है, लेकिन ये जो आज जो कहा है, नारे तो और भी बनेंगे। एक नारा तो मैं आज ही सोच रहा था कि मैंने कहा कि अच्छा हुआ कि मुझे राम का बुलावा नहीं आया। ये कुछ लोग कह रहे हैं राम का बुलावा आएगा, तो आप जानती हैं नेहा कि राम का बुलावा का अर्थ क्या होता है। माता का बुलावा तो हमने सुना था, वो जम्मू की माता बुलाती है। राम का बुलावा मतलब राम नाम सत्य होता है। तो अच्छा है कि राम के दर्शन के लिए लोग खुद जाते हैं नेहा। ये बुलावा अच्छा नहीं हुआ। और दूसरा चंपत जी ने कर दिया कि हम अपने घर में जो लोग आए, अच्छा तो अभी नहीं आया है, आया तो मैं बता दूं कि रामानंदी संप्रदाय का नहीं हूं, हमारे यहाँ बुद्धि होती है और आदि आदि दिखा दूंगा तो थोड़ा सा ये हो जाएगा जी। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो नारे अपने तरीके से होते हैं तो वो होगा, लेकिन ये क्लियर लाइन जो लिया कि 5 किलो के आस पे वोट मत दो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने की। और दूसरी बात भी, मुसलमानों के बीच वो जाएगा। देखिए, मुसलमान कैंडिडेट अच्छा खासा वो देंगी और ये उनके बीच जाएगा कि वो मैसेज जाएगा कि राम मंदिर स्ट्रेट नहीं जा रही है। ये वही बहन जी है जिसने रामायण मेला भी शायद रोक दिया था और या जाने से मना कर दिया था। वो ताहिरा आप करेक्ट करेंगे क्या है? ताहिरा मैम, एक सवाल मेरे मन में इस बात को भी लेकर हो रही थी कि 22 जनवरी का दिन खास है। इसे तो बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी के संयुक्त प्रयास से आम जन तक पहुंचा दिया है, लेकिन इस 22 जनवरी का जो काट है वो विपक्ष के पास कोई मजबूत काट नहीं दिखती है। अगर राहुल गांधी न्याय यात्रा चला रहे हैं, ममता बनर्जी अलग से सद्भावना रैली कर रही हैं, और बाकी के जो प्रमुख चेहरे हैं वो क्या करेंगे उस दिन, ये भी देखने वाली बात होगी कि विपक्ष किस तरह से खुद को जो है दिखाता है कि क्या वो राम विरोधी तो नहीं है, या फिर वो कौन सी लाइन लेकर आगे बढ़े ताकि जो 22 जनवरी का जो दिन है उस दिन को उसकी पॉलिटिक्स कैसे दिखती है, ये भी खास करके उन वोटर्स को जो बीजेपी का वोटर नहीं है। ताहिरा बहन। बिल्कुल, देखिए, ममता सद्भावना यात्रा निकाल रही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके, और अरविंद केजरीवाल शायद सुंदरकांड करेंगे उस दिन दिल्ली में करेंगे। इस तरह से अलग अलग जो है वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है, देखिए, सब नर्सरी के स्टूडेंट हैं। बीजेपी जो है वो हिंदुत्व में पीएचडी कर चुकी है, तो आप उसके पीछे जाके खेल रहे हैं तो इनको कैच आउट हो जाएगा। इससे कुछ अगर उस पे कर रहे हैं तो उसका कुछ होने वाला नहीं, कोई इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें को देना चाहिए विपक्ष को कि ये तो जेपी और आरएसएस का इवेंट है, बट हम हमारा भी है, वो बुलाने की क्या जरूरत है? जब जाना होगा हम चले जाएंगे। और राहुल गांधी जब अपनी यात्रा लेकर निकलेंगे और प्रदेश में एंटर करेंगे तो राहुल गांधी को चाहिए राम मंदिर जाए, ये का यही जी। जी लगता है कि ताहिरा मैम की
तकनीकी समस्या फिर से आ गई है जी। ताहिरा मैम बात पूरी करें जी। जी जी। तो मुझे लगता है कि उसको बिल्कुल जो है वो इसको वो नहीं होने देना चाहिए कि कहीं ये मैसेज चला जाए कि नहीं भाई ये जो है ये लोगों में ले जाके देखिए ये एंटी राम है, ऐसा नहीं जाना चाहिए। और ना ही उनकी पिच पे जाके खेलना चाहिए, मेरा ये कहना है। बस ये उनको एक वो करना चाहिए, क्योंकि देखिए अब राम जन्मभूमि मुद्दा है बहुत अहम मुद्दा, ये उसको बनाएंगे क्योंकि जाहिर है हमारा देश आस्था वाला देश है। जी हमारे यहाँ जो देश काम करती है, मैंने उनसे पूछा, वो कह रही है कि मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी एक सपना है कि मैं जाऊं और वहां पे राम जी जी संजीव सर जी। तो एक मिनट में कंप्लीट करें जी। तो फिर वो मुझे लगता है कि लेकिन जो चार शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, और हमारा देश जो है वो गॉड फियरिंग भी बहुत है देखिए, तो चार शंकराचार्य जो नहीं जा रहे हैं और शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं विधि से नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई, है ना, उसको वो कह रहे हैं। तो वहां पे लोगों के अंदर ये भी एक भय आएगा, अच्छा विधि से नहीं हो रहा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाढ़ आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, भगवान नाराज हो जाए, तो वो चीज भी रहेगी। तो जितना एक्सेस मिलना चाहिए था, ये मेरी समझ है, उतना एक्सेस शायद ना मिल पाए जी क्योंकि शंकराचार्य खुल के कह रहे हैं कि भाई विधि से होना चाहिए, वो टच करने का बहुत चीजों का उन्होंने बताया कि कैसे होना चाहिए, ये विधि विधान से नहीं हो रहा है, चारों शंकराचार्य ने कहा। तो ये भी मैसेज है। अब ये कि आम जन, मैं मानती हूँ कि शंकराचार्य को नहीं जानता इतना, क्योंकि मैंने अपनी भी मेट से पूछा, वो भी नहीं जानती, तो वो तो जाना चाहती है, वहां पे जाके खड़े होना चाहती है, देखना चाहती है। तो इस तरह से कितने लोग जो कुछ समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, बता रहे होंगे, वहां पे इसका असर होगा। मुझे लगता है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल में थोड़ा सा होगा कि हाँ भाई विधि विधान से नहीं हो रहा है। तो ये चीज देखिए, वो चीजें हैं समझने की, इसमें बहुत अहम चीजें हैं कि इसका फायदा होगा उनको, लेकिन उतना शायद ना। जी लेकिन जो एक बात कही आपने कि आस्था का जो देश है उसमें भगवान का जो है गॉड फियर जो है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि अगर विधि विधान से नहीं हो रहा है तो क्या कुछ अहित तो नहीं हो जाएगा, कुछ अशुभ तो नहीं हो जाएगा। संजीव सर, यही रोल तो प्ले करना चाहिए विपक्ष के नेताओं का। अगर वो कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं कि ये राजनीतिक आयोजन है, शंकराचार्य भी कह रहे हैं, लेकिन ये संदेश जो धर्मगुरु का पहुंचाया जाना चाहिए जन जन तक, लोअर मिडिल क्लास या फिर गरीबों तक जिसको मुफ्त राशन मिल रहा है, उस गरीब को क्या विधि विधान की परवाह भी होगी? नहीं, बिल्कुल होगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा परवाह करेगा, जनता करेगी। और आज राहुल गांधी ने बहुत ठोस स्टैंड लिया, ये बड़ी अच्छी बात है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, न्याय यात्रा में, कि वो पॉलिटिकल यात्रा है, इसलिए उस दिन तो कम से कम हम नहीं जा रहे हैं। बाद में जाएंगे कि नहीं, उस पर भी उन्होंने कहा कि वो प्रोग्राम वहां देख कर बताना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये ठीक था। देखिए मैसेज जो है ना नेहा, वो कायदे से लोगों तक पहुंचती है। वो अब 22 को तो चीजें हो जाएंगी जी। उसके बाद देश में कुछ भी घटेगा तो कायदे से उसका ठिकरा फूटेगा मोदी जी पे कि अधूरा राम मंदिर उन्होंने किया था। और ये मैं एक घटना बताता हूं तैरापा कि तब नीतीश जी और लालू जी अलग थे, और ये ग्रहण में जो है, ग्रहण जो लगता है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो उसमें नीतीश जी ने बिस्किट खा लिया था, सार्वजनिक जगह पे खाते हुए तस्वीर आ गई थी। उसके बाद बाढ़ की घटना हुई या कोई घटना आपदा आई, तो लालू जी ने कहा कि नीतीशवा खा लिया था ना वो जो बिस्किट, वो उसका ये, तो ये चीजें जनता तक पेनिट्रेट करती है। ये जो मध्य वर्ग जो सुन रहा है शंकराचार्य, तो उसको जनता तक पहुंचाने का काम लालू जी जैसे लोग तो कर देंगे, बस मंच सजने की देर है। और ये तो यहाँ से तो बीजेपी को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, ये मतलब जवाब देना पड़ेगा उस वक्त। ये चीजें भी होती रहेंगी। आस्था है तो आस्था के बहुत साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो शंकराचार्य जी ने खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। संजीव सर, मैं आपके जरिए ये भी समझना चाहती हूँ कि मायावती को आप विपक्षी नेता की भूमिका में कैसे दिख रहे हैं? क्या मायावती सिर्फ और सिर्फ अपना हित देख रही हैं? माफ कीजिएगा, मायावती नहीं, ममता बनर्जी क्या सिर्फ और सिर्फ अपना हित देख पा रही हैं?
देखिए अपना हित तो ये, चूंकि पॉलिटिकल पार्टियां जुड़ी हैं, कोई क्रांतिकारी नहीं जुड़े हैं जिनको मोदी जी को हटा ही देना है। जेल में हैं बहुत सारे क्रांतिकारी बंद, तो वो तानाशाही के खिलाफ लड़ते हुए उनको अलग तरीके से इतिहास याद करेगा उनके, और इनको पॉलिटिकल पार्टियों को अपने तरीके से काम करना है। क्रांतिकारी शहीद हो जाएंगे। क्रांतिकारियों की स्थिति यह है कि शरजील इमाम का तो कोई आज नाम लेवा नहीं है, क्योंकि बहुत ही ब्रॉडर सोच का वो एक लड़के को, एक युवा को जिस तरीके से जेल में रखा गया है, और उसने कोई ऐसी बात नहीं कह दी थी। वो तो कहा था चक्का जाम होगा, चीजें आसाम से संपर्क कट जाएगा। तो रोज ही होता है दिल्ली में, तमाम आंदोलनों में ऐसा होता है, और लोग भाषण भी देते हैं। खैर, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सब लोग अपने पॉलिटिकल पार्टियों को बचाते हुए सब लोग इंटरेस्ट देख रहा है। कांग्रेस नहीं देख रही है क्या? अधीर रंजन क्या कर रहे हैं वहां? रंजन के जो स्टेटमेंट हैं, या अजय राय के बनने के बाद कांग्रेस में यूपी में क्या कर रही है? अखिलेश क्यों असहज है? लगातार मुसलमानों से संपर्क अभियान, अभी ही राहुल गांधी के चेहरे को एकदम से सेंटर में लाने की कोशिश। मैंने कहा ना कि इससे अच्छा होता कि खड़गे साहब का सेंटर में, यदि खड़गे साहब के सामने लाना है जी, 4 महीने के लिए स्थगित हो जाती तो कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होती। यात्रा का इंपैक्ट होगा नेहा जी, लेकिन उससे ज्यादा इंपैक्ट होता है कि जगह जगह, देखिए मायावती जी का क्या क्रेडिट है? मायावती जी के 5 सालों के राज्य में बहुजन विचार, सामाजिक न्याय के विचार का एक जाल बिछ गया यूपी में, जिसकी आज आलोचना इन्हीं भाजपाइयों ने बहुत आलोचना की, जिनको सेल्फी प्रिय है। जगह जगह मोदी जी की सेल्फी लगाई जा रही है, सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है। कितनी आलोचना की थी कि अपना मंदिर बना रहे ये, लेकिन वो शाहू जी महाराज से लेकर तमाम लोगों को खड़ा किया था। तो जनवरी से मार्च अप्रैल तक इन महान बहुजन नेताओं और सामाजिक न्याय के नेताओं की जयंतियां आती, सब उन्हीं जयंतियों को पॉइंट कर लेते। आप लड़ने, सामाजिक न्याय से बोलने से नहीं होता है। राहुल जी के सिर्फ ये कह देने से कि हम जाति गणना करा देंगे और कर्नाटक के जाति गणना पे बैठ जाने से चीजें नहीं होती। करना पड़ता है नेहा जी, और करने के लिए चिन्हित कर, सब नया एक विचार है, एक पैकेज है, जनता एकदम से उद्वेलित हो जाती है। तो बहन जी के यहाँ वो चीजें हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जो ममता, आपका मूल सवाल, ममता बनर्जी के जेस्चर ये जो कर रही है, अंत में सबको साथ आना है, लेकिन ये चलेगा, सीट शेयरिंग तक ये सब कुछ चलेगा। बहुत तीखा हो सकता है जी, तीखेपन के, पर कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसी वक्त कोऑर्डिनेटर की जरूरत थी, बिल्कुल, जिसके लिए जिम्मेवार भी कांग्रेस है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। समय समाप्त हो गया। संजीव सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ताहिरा मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि आप हम तक अपना कीमती फीडबैक अवश्य पहुंचाते रहिए। info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।